नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमम में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और फंडामेंटल चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वो चैप्टर है, ये वो बेस है जिससे पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपके समझ में आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, कैपेसिटेंस हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है तो क्लास 12th का आधा, दैट मीन्स हाफ ऑफ क्लास 12th इज ऑलरेडी मास्टर्ड। और इसमें हम कवर करेंगे जेई मेंस के पीवाईक्यूज। तो स्काई सीरीज के इस पहले पार्ट में शुरू करते हैं। लेट्स डिकोड द रियल कॉन्सेप्ट्स behind the questions of electrostatics. Moving on to first question. Force between two point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at distance r centimeter. What is F? Force between them when placed in a medium having dielectric constant equal to 5 at r by 5 centimeter will be. देखिए जो गिवन है that is F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. लेकिन जो सेकंड केस आपको दिया है उसमें डिस्टेंस तो r by 5 है ही और साथ ही साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 5 दिया हुआ है आपको, that is 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 अपॉन आर बाय 5 का स्क्वायर और साथ ही एप्सिलॉन आर इज गिवन एज 5। एप्सिलॉन आर और कुछ नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 और 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे, तो आपने जब डिवाइड किया 1 और 2 को, इन दैट केस एफ बाय एफ डैश एप्सिलॉन आर इंटू 1 बाय 25 ये वाला है। कैलकुलेशन एक बार खुद भी करके देखिएगा। एफ डैश आ गया 5 है। क्वेश्चन में कुछ भी खास दिक्कत नहीं थी, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही एप्सिलॉन आर होता है और उसको किस तरीके से लिखना है, और डिस्टेंस आर बाय 5 हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 point charges of magnitude 5, 0.16 or 0.3 microcoulomb are located at the vertices A, B, C of a right angle triangle whose sides are AB is 3, BC is 3 root 2 and CA is 3। मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 3 रूट 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर A, B और C कौन कौन से हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। BC लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब ये BAC और ये A है। दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल A पर है। AB is 3, BC is 3 root 2 and AC is 3। बिल्कुल ठीक किया है अभी तक। एंड पॉइंट ए इज द राइट एंगल कॉर्नर, जो उसने बाद में दिया भी हुआ। चार्ज एट पॉइंट ए एक्सपीरियंसेस इतना न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस। ए पर 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बी पर 0.16 है और सी पर 0.3 है। आपसे ये पूछा गया है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज। देखो तीनों चार्जेस हैं तो पॉजिटिव, और क्योंकि तीनों चार्जेस पॉजिटिव है इसलिए कोई भी दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। सी की वजह से इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन होगा ये, और बी की वजह से ए पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन होगा ये। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है इसलिए दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगी, और क्योंकि रिपल्शन है तो अवे लगेगी। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि ये फोर्स कितनी है। ये फोर्स एक बार अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको F1 बोल रहा हूँ और इसको F2, तो लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 बोथ। सो ये फोर्सेस F1 और F2 हमने लिख ली। F1 फोर्सेस K Q1 Q2 by R स्क्वायर, F2 भी K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस हमने यहाँ पर लिख लिए। लेकिन ये दोनों फोर्सेस डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी, ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री एंगल पर है। अगर आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इनका एडिशन होगा। दैट मींस F net इक्वल टू, अब आप इसमें देखिए तो बहुत सारे टर्म्स कॉमन है। 9 into 10 to power 9 दोनों में कॉमन है, 5 into 10 to power -6 दोनों में कॉमन है, 3 by 100 दोनों में कॉमन। ये कॉमन वाले टर्म्स यहाँ पर बाहर कॉमन ही आ जाएंगे। दैट मींस 9 into 10 to power 9 into 5 into 10 to power -6 अपॉन 3 by 100 का स्क्वायर, और अंडर रूट में बन जाएगा 0.16 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, और साथ ही साथ ये 10 to power -6 भी कॉमन है, ये भी बाहर आ जाए। तो ये 10 to power -6 10 to power -6 मिलके 10 to power -12 हो जाएंगे। आगे बढ़े अगर तो F net विल बी 9 into 10 to power 9 into 5 into 10 to power -12, ये ऊपर आकर बनेगा 10 to power 4 और नीचे है एक 9। अंडर रूट के अंदर 0.16 का 0.0256 और 0.3 का 0.09, ये एडिशन आएगा इन दोनों का। अब इन दोनों के एडिशन पे, सो 9 से 9 गया, यहाँ आया 5 into 10 to power 9 10 to power 4 मतलब 10 to power 13 -12 into 10 into रूट के अंदर ये बनेगा 0.1156, दैट इज नेट फोर्स इक्वल टू 5 into 10 into 0.34, दैट इज नेट फोर्स आ जाएगा 3.4 into 5, दैट मीन 17 न्यूटन। एंड एज वी कैन सी आंसर 17 न्यूटन ही दिया हुआ है। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, और एल्स क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना है, और दो फोर्सेस यहाँ पे इजी इसलिए भी है क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के बाद अपन ने पाइथागोरस लगाया एंड गॉट द आंसर। एक बार जरूर इसको आप पॉज करके ये क्वेश्चन खुद कीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड of density 0.7 gram per centimeter cube, the
angle remains same. If density of material of the sphere is 1.4, the dielectric constant of the liquid is. फ्लूइड मैकेनिक्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से होगा। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तीन फोर्सेस होंगी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, एक टेंशन होगी, एक mg होगी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 by r²। तो अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में फोर्सेस आएंगी ऊपर की तरफ t cos थीटा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r², डाउनवर्ड mg और लेफ्ट में t sin थीटा। दैट मींस इक्विलिब्रियम में वी कैन राइट दैट t sin थीटा इक्वल टू Q1 Q2 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और t cos थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड करने पे वी विल गेट 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं tan थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आएगा Q1 Q2 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ तक हमारे को बात समझ में आ गई। एंगल 37 डिग्री आपको दे ही रखा है यहाँ पर एक दूसरे से। स्ट्रिंग टेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर है। दैट मींस अगर विद ईच अदर है देन एंगल थीटा आ जाएगा 37/2, वो एक अलग बात। अब अपन सेकंड केस देखते हैं जब डेंसिटी, जब इसको आपने एक लिक्विड में सस्पेंड कर दिया। अब लिक्विड में सस्पेंड करने में दो चेंजेस होंगे। देखिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम में या एयर में ये एंगल किस तरीके से निकलेगा। चेंजेस दो होंगे। देखिए पहला चेंज तो ये होगा कि यहाँ पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r करेंगे और यहाँ पे Q1 Q2 by r²। देखो r चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उसने जब बोल दिया एंगल ही चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं होगा तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, वही डिस्टेंसेस होंगे दोनों के बीच में। हाउएवर यहाँ पे जो भी टेंशन नहीं आएगी उसका t डैश का cos कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे जो भी टेंशन आएगी न्यू उसका t डैश का sin थीटा कंपोनेंट आएगा। और दूसरा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स mg 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी। 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है कि 1 माइनस रो बाय सिग्मा, जहां पर रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सिग्मा है डेंसिटी ऑफ जो भी बॉल है या जो भी सॉलिड है जिस मटेरियल का भी ये बना हुआ है। दैट मींस जो इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रही थी पुराने केस में tan थीटा इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² mg, वो अब बन जाएगी tan थीटा क्योंकि थीटा सेम है इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन r आ जाएगा, r² एज इट इज रहेगा, mg के साथ 1 माइनस रो बाय सिग्मा आ जाएगा। आई गेस आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। दैट मींस आफ्टर दैट, अब देखो यार इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से सब चीजें सेम है, tan थीटा सेम है, Q1 Q2 सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, r² सेम है, mg सेम। लेकिन अगर इनको बराबर होना है तो पक्की बात ये है कि एप्सिलॉन r इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा विल बी इक्वल टू 1। यार एप्सिलॉन r और ये वाला टर्म ही तो एक्स्ट्रा है, लेकिन इन टर्म्स के आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अगर तुम इक्वेशन को कंपेयर करोगे ये दोनों बराबर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर रहेगा। नाउ द डेंसिटी इज मटेरियल की डेंसिटी, मतलब ये सिग्मा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट मींस एप्सिलॉन r, और इसको जिस डेंसिटी में सस्पेंड किया दैट इज 0.7 व्हिच इज इक्वल टू रो। तो अब आपको सिग्मा पता चल गया, रो पता लग गया और आपको एप्सिलॉन r पता करना है। पुट करते हैं इक्वेशन, आंसर आ गया 2। तो ध्यान रखिएगा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग है, तो इसको रोक के बार बार और देखिए कैसे होगा ये 2-3 बार खुद कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 न्यूटन। मान लीजिए डिस्टेंस इनके बीच में r है तो KQ² by r² is 3। A third identical uncharged conducting sphere R is successfully brought in contact with the two spheres। The new force of repulsion between P and S। देखिए अब क्या किया उसने, अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिए। पहले आप एक अनचार्ज स्फीयर R लाए और आपने उसको P के साथ कांटेक्ट में लेकर आए, P के साथ कांटेक्ट में लेकर आए। आफ्टर फर्स्ट कांटेक्ट P के साथ कांटेक्ट में लाओगे ना तो ये जो चार्ज डिवाइड होता है वो साइज के रेशो में होता है, रेडियस के रेशो। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर दो स्फीयर्स को कांटेक्ट में लेकर आए और उनपे जो भी चार्ज था, फाइनल चार्ज मान लीजिए Q1 और Q2 है, तो इनपे जो फाइनल चार्ज आएगा Q1 by Q2 वो इनकी रेडियस के रेशो में आए। और यहाँ पे तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है इसलिए P पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा, ये P है। R पे भी चार्ज जो तीसरा स्फीयर है Q/2 हो जाएगा और चार्ज Q ही रहेगा अभी S पे, क्योंकि S के साथ अभी कांटेक्ट में लेकर ही है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप पहले उसको P के साथ कांटेक्ट में लाए फिर S के साथ भी लाए। भाई इनिशियली देयर वर टू स्फीयर्स, आप एक थर्ड स्फीयर को लेकर आए, आपने पहले के साथ कांटेक्ट में लिया, उससे हटाया कांटेक्ट से, दूसरे के साथ कांटेक्ट में लिया। अब अगर आप दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाओगे P पे तो Q/2 हो गई। अब S पे पहले चार्ज था Q और R पे पहले चार्ज था Q/2, दोनों पर मिलाकर 3Q/2 हो गया। इसलिए जब आधा आधा बटेगा तो 3Q/4 इस पर और R पर भी 3Q/4।
अब आपने आर को हटा दिया, वो अब आर की बात ही नहीं कर। अब वो कह रहा है न्यू रिपल्शन फोर्स बिटवीन पी एंड एस ओनली। अगर पी और एस के बीच में जब आप नया रिपल्शन फोर्स निकालोगे तो एक क्यू तो क्यू बाय टू होगा और एक क्यू 3q/4 होगा। पी पर q/2 और एस पर 3q/4, डिस्टेंस वही आर है, आर स्क्वायर। मान लीजिए ये एफ डैश है। डिवाइड कीजिए दोनों को एक बार। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इक्वेशन। सो एफ डैश अपॉन 16 इक्वल टू के गया क्यू स्क्वायर भी गया आर स्क्वायर भी गया, यहाँ पर बचा 1/2 इंटू 3/4। सो एफ डैश विल बिकम 3/8 इंटू 16, ये आ जाएगा 6 न्यूटन। द आंसर शुड बी 6 न्यूटन। आंसर इज बी। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से काम होगा। सो इससे पिछला क्वेश्चन, उससे पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी गुड टिल नाउ। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत भी आपको लॉजिक ना लगाना पड़े। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में वो उससे भी थोड़ा सा आगे निकल गया। ये कह रहा है क्वेश्चन की पहले यहाँ पर एक स्फीयर है ए और यहाँ पर एक स्फीयर है बी। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। ठीक है, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस आर है, ये दोनों एक दूसरे को एफ फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। सो एफ विल बी, अच्छा, और दोनों में मान लीजिए जो भी चार्ज है वो क्यू और क्यू ले ले, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा। आइडेंटिकल स्फीयर। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस, ये वाला स्फीयर ए है और इसका नाम बी, इज फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विद ए एंड देन इन कांटेक्ट विद बी। अगेन वो पहले ए के साथ कांटेक्ट में आया, ए के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो ए पर चार्ज q/2 हो जाएगा और सी पर भी चार्ज q/2 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन बी पर अभी भी चार्ज q है। ये तो फर्स्ट कांटेक्ट की बात है। सेकंड कांटेक्ट देखिए, उसने पहले ए के साथ कांटेक्ट में, फिर बी के साथ कांटेक्ट में और फिर मिड पॉइंट पे और रख दिया। सो द फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ए पे चार्ज q/2, सी जो नया स्क्वायर है उस पे चार्ज 3q/4 और बी पे भी चार्ज 3q/4। आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिवीजन ऑफ चार्जेस हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिटेल में कर ही चुके हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्फीयर सी। अब बेटा एक तो ये डिस्टेंस r/2 होंगे, ये भी r/2 होगा, ये भी r/2 होगा। सो सी पे फोर्स एक ए की वजह से लगेगी इधर और बी की वजह से लगेगी इधर, क्योंकि नेचर ऑफ चार्जेस सेम है दोनों। तो एफ नेट आएगा ऑन सी के q/2 स्क्वायर, के q/2 इंटू 3q/4 ऑन r/2 का स्क्वायर। ये आई कैप में आएगा, हालांकि आई कैप माइनस आई कैप लेने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी q/2 3q/4 r/2 का स्क्वायर प्लस के q/2 प्लस के 3q/4 फोर्स आ जाएगी। ये वाली फोर्स देखिए ज्यादा होगी इस वाली फोर्स के कंपैरिजन, के 3q/4 इंटू 3q/4 अपॉन में r/2 का स्क्वायर माइनस के q/2 इंटू 3q/4 अपॉन r/2 का स्क्वायर। सॉल्विंग इट फर्दर, नेट फोर्स कॉमन देखिए क्या क्या बन रहा है। के कॉमन आ रहा है यहाँ पर, अच्छा हमें इससे कंपेयर करना है, ये भी ध्यान रखना। के कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है और r/2 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बना 9/16 माइनस 3/8। आई गेस मैं ठीक कर रहा हूँ। ये 3 इंटू 3 9 आएगा, 4 इंटू 4 16 और इधर नीचे एक 2 है और एक 4 है, ऊपर एक 3 है, माइनस 3/। सो एफ नेट इक्वल टू एफ नेट। अब देखिए यहाँ के क्यू बाय आर स्क्वायर एफ है, तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह एफ पुट कर देंगे, एफ इंटू 3/4 क्योंकि ऊपर 4 नीचे 16। सो 3f/4 आंसर आना चाहिए। सेकंड वन इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। प्लस ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि कॉन्टेक्ट से हटाने के बाद चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ सर्टेन चार्ज q is divided into two parts, q and capital Q minus q. How should the charge capital Q and small q be divided so that small q and capital Q minus q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion? देखो पॉइंट ये है कि बेटा जी एक चार्ज है कैपिटल Q, आपसे कहा जा रहा है कि इस चार्ज को दो पार्ट्स में तोड़ो और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखो। डिस्टेंस नहीं चेंज करना आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखना है आपको। उनमें से एक चार्ज अगर Q ले लें और दूसरा चार्ज, ऑटोमेटिकली कैपिटल Q माइनस Q आ जाएगा, डिस्टेंस इज आर। तो इनके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कब होगा? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है के क्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। तो सर अगर आपको फोर्स इंक्रीज करनी है तो आर को डिक्रीज कर दो, यही तो नहीं करना है। आर उसने फिक्स कर दिया, वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो बोला गया उतने पे रखो, बस ये जो आपने ब्रेकअप किया ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया चार्ज का, वो चेंज करो। आप ये चेंज करो कि क्यू कितना करोगे उस हिसाब से कैपिटल Q माइनस Q भी चेंज होगा कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि दो चार्जेस का सम सेम होना चाहिए और प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना। सम सेम होगा, सम तो Q ही बनेगा इनका। सम अगर Q ही बनेगा और प्रोडक्ट आपको मैक्सिमाइज करना है इसका, क्योंकि फोर्स में प्रोडक्ट आ रहा है। तो कंसेप्ट देखो कुछ ऐसा कर सकते हो तुम। मान लीजिए एक नंबर है 10, आप इस 10 को कैसे तोड़ सकते हो? सर इस 10 को तोड़ा जा सकता है 0 और 10 में भी, इसको तोड़ा जा सकता है 1 और 9 में, 2 एंड 8 में, 3 और 7 में, 4 और 6 में, 5 और 5 में। ये जितने भी पेयर हमने लिखे हैं ना, इन सब पेयर्स का सम तो 10 ही होगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लीकेशन अलग अलग आएगा। यहाँ 16 आएगा, यहाँ 21 आएगा, यहाँ 24 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का सम अगर कांस्टेंट
कांस्टेंट है, मतलब एक ही नंबर से तोड़ के बनाए गए हैं और आप चाह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो वो तब आएगा जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे। तो आंसर तो मुझे समझ में आ गया यहाँ कि दोस टू पार्ट्स विल बी q/2 एंड q/2, बट स्टिल आपको मैथमेटिकली टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, अगर तुम्हें मैथमेटिकली भी f की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मींस df by dq इक्वल टू 0। df का देखो k तो कांस्टेंट है और r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ध्यान रखिए r, दैट मींस d by dq ऑफ q इनटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इज 0। यहाँ से इन दोनों का अगर आप डिफरेंशिएशन लेंगे, स्मॉल q कैपिटल Q का, स्मॉल q के रेस्पेक्ट कैपिटल Q बचेगा, और स्मॉल q मतलब स्मॉल q स्क्वायर का लेंगे तो 2q बचेगा, q आ जाएगा q/2। So क्वेश्चन फिजिक्स का कम है, मैथमेटिक्स का ज्यादा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10⁻⁴ is used to make a ring of radius 30 cm. Positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring, while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center. The tension in the ring is provided that the ring does not get deformed and neglect the influence of gravity. क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर और सेंटर पे भी चार्ज रखा हुआ। अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट जो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है इसको कंसीडर कर रहा हूँ, और ये इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बता रहा हूँ। अगर आप रिंग में टेंशन देखना चाहेंगे तो रिंग में टेंशन यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट जब हमने कंसीडर किया तो टेंशन के डायरेक्शंस यही होंगे जो अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। दीज विल बी द डायरेक्शंस ऑफ टेंशन, और एक फोर्स इस क्यूब की वजह से जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर लगेगी। ये फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि चार्ज एक है क्यूब, दूसरा चार्ज है dq जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पर बाय r स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ वर्टिकल के साथ ये एंगल अगर d थीटा बाय 2 है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी d थीटा बाय 2, और ये 90 माइनस d थीटा बाय 2, और ये वाला एंगल d थीटा बाय 2, सिमिलरली ये एंगल भी आ जाएगा d थीटा बाय 2। अब इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे t cos d थीटा बाय 2, यहाँ पे भी t cos d थीटा बाय 2 है, और यहाँ पर आएगा 2t sin d थीटा बाय 2, एंड यहाँ पे द फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq बाय r। ये दोनों तो क्या कैंसिल्ड आउट है ही, वो तो साफ ही दिख रहा है, ये और ये बराबर होने चाहिए। दैट मींस इक्विलिब्रियम के लिए वी विल राइट 2t sin d थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q। dq को आप लिख सकते हैं लैम्डा इनटू r इनटू d थीटा। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, r d थीटा स्मॉल एलिमेंट की अपॉन r स्क्वायर। नाउ sin d थीटा बाय 2, d थीटा इतना छोटा है, sin d थीटा बाय 2 को d थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है। वी विल गेट 2t इनटू d थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू लैम्डा इनटू d थीटा। एक r से r कैंसिल आउट हो गया, देखिए d थीटा से d थीटा 2 से 2 भी चला गया, सो t बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q लैम्डा बाय r। वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ q। Q जो चार्ज सेंटर में रखा हुआ है वो है 30 पिको कुलम, और देखिए आप लैम्डा को जब लिखेंगे ना तो वो भी Q बाय 2 पाई r आएगा, तो नीचे r का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली इक्वल टू 3 न्यूटन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर नीचे 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट 3 न्यूटन। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप पिछले तीनों चारों क्वेश्चंस को देखिए एक बार। पिछले तीनों चारों क्वेश्चंस ना इस वाले सेक्शन के बहुत अच्छे थे, आपको बार बार देखने चाहिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक एक बार यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमने किए उनको रोक रोक के पॉज करके खुद कीजिए, मास्टरी कीजिए। इसमें पीवाईक्यूज वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप खुद कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। हम पहले ही नीट के और जेईई के बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर चुके हैं। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड टेक केयर। जय हिंद। इसी चैप्टर के बाकी के पीवाईक्यूज के लिए अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे।